आइए आज अलंकार की सीरीज में मीटोनिमी अलंकार पढ़ते हैं। इसके पहले हम 2 पार्ट में और कुछ अलंकार पढ़ा चुके हैं। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल क्लास है। इसके अलावा ये काफ़ी अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं, तो जिसमें अलंकार पूछा जाएगा ये यूजफुल होंगे। तो देखिए मीटोनिमी अलंकार क्या होता है। पहले हम अलंकार के पूरे डिफिनीशन बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद इसका हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इन मीटोनिमी मतलब क्या होता है? मीटोनिमी मान होता है लक्षणा अलंकार। क्या होता है? लक्षणा अलंकार। बात करें हिंदी की तो वैसे हिंदी से ज़्यादा आपको मतलब नहीं रखना है, हिंदी क्योंकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन ले आना चाहो तो जान लो। लक्षणा अलंकार होता है, इसमें होता क्या है? इन मीटोनिमी में जो है ए थिंग इज कॉल्ड, एक चीज़, थिंग मतलब कोई भी चीज़ हो, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है बाय समथिंग माने किसी ऐसी चीज़ के द्वारा एसोसिएटेड विथ इट। उसके बाद है एसोसिएटेड, ASSOCIATED। एसोसिएटेड माना होता है संबंधित, विथ इट माने इससे। तो मीटोनिमी अलंकार में एक ऐसी चीज जिसको जो इसके साथ जो है संबंधित होती है उसे कुछ दूसरे नाम के द्वारा कहा जाता है। क्लियर? तो मतलब मीटोनिमी क्या होता है? मतलब ऐसे भी पूछा सकता है कि परीक्षा में कि नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। क्लियर? वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़ को जो इससे संबंधित होती है उस नाम से कहा जाता है। क्लियर? सीधे नहीं कहा जाएगा, जो उससे संबंधित हो उससे कहा जाएगा। क्लियर? देखते हैं पोएट्री में इनका प्रयोग होता है, कभी करता है भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। देखते हैं यू मस्ट एड्रेस द चेयर। एग्जाम्पल है यू मस्ट माने तुम्हें चाहिए, एड्रेस माने संबोधित करना, चेयर माने कुर्सी वैसे होता है, लेकिन कुर्सी को संबोधित करना, कुर्सी को तो करोगे नहीं, यानी कि चेयरमैन को। दैट इज कोष्टक में है ना, दैट इज माने जिसका मतलब यह है कि चेयरमैन, तुम्हें सभापति को संबोधित करना चाहिए। चेयरमैन माने सभापति या उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति। क्लियर? तो चेयरमैन कहते हैं। तो चेयर का मतलब यहाँ चेयरमैन से है, तो चेयरमैन को शार्ट में हम चेयरमैन ना कह के चेयर कह दिए। कुर्सी, ठीक है, उसकी कुर्सी के लिए हम कह दिए कुर्सी को संबोधित करने का मतलब कुर्सी पर बैठे हुए आदमी चेयरमैन। क्लियर? अगला अभी और भी एग्जाम्पल पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। इस तरह से चेयर आपको पढ़ने से लगेगा चेयर को तो संबोधित करेगा नहीं आदमी, चेयर पर बैठने वाले को संबोधित करेगा। इसका मतलब ये उससे संबंधित है, कोई ऐसी चीज कहा जा रहा है जो दूसरी चीज से संबंधित है। तो मीटोनिमी। अगला है ए फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। फुल पर्स माने भरी जेब में। क्लियर? जो एकदम फुल हो। पर्स माने होता है क्या? पर्स माने बटुआ। क्लियर? जिसमें मनी रखते हैं। ए फुल पर्स मतलब एक ऐसी पर्स जो एकदम फुल हो, भरा हुआ हो पैसे से। नेवर लैक्स फ्रेंड, उस तो कभी दोस्तों की कमी नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है? फुल पर्स में यहाँ मीटोनिमी है। पर्स मतलब पर्स को धारण करने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा है, कोष्टक में दिया है ना, रिच मैन। अगर बताओ फुल पर्स के पास कभी दोस्तों की कमी नहीं होती है, मतलब अमीर लोगों के पास दोस्तों की कमी नहीं होती। जो लोग अमीर हैं, पैसा दूसरों को खर्च कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों की कमी होगी नहीं। क्लियर? तो यहाँ फुल पर्स में आपका जो है रिच मैन के लिए आया है। इसके पहले कुर्सी का मतलब चेयर का मतलब चेयरमैन के लिए आया था, तो जो उससे संबंधित हो। फुल पर्स को रखने वाला ही तो उससे संबंधित रहेगा, रिच मैन, इसलिए इसमें मीटोनिमी अलंकार। अगला है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। क्लियर? तो यहाँ भी क्या है? कलम कहूँ तलवार से शक्तिशाली होती है, ऐसी बात नहीं है। क्लियर? तो यहाँ कलम मतलब कलम को चलाने वाला, यानी कि जज। क्लियर? माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने क्या होता है? तलवार। तलवार का मतलब यहाँ योद्धा से है। क्लियर? अगर जैसे मतलब ये योद्धा किसी को मार दिया तो वो बच भी सकता है, लेकिन अगर जज अपने कलम से किसी के ऊपर वार कर दिए, फांसी, सजाए मौत, तो उसकी फांसी होना तय है। इस तरह से पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन का मतलब मीडिया भी होता है, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले। क्लियर? किसी के खिलाफ अगर कुछ दे दिए सबूत तो भी उसकी जान जोखिम में आ सकती है। क्लियर? इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पेन का मतलब जज से है, स्वॉर्ड का मतलब वॉरियर से है। क्लियर? इसलिए कहा कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली। कलम की मार जो है तलवार की मार से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। एग्जाम्पल बता दिए। क्लियर?
योद्धा किसी को मारा तो बच भी सकता है, लेकिन जज अगर कलम से लिख दिए फांसी या सजाए मौत तो हो गया। अगला है ए, तो ये कुल मिला के कितना है, पेन तो शक्तिशाली होगी नहीं, पेन को चलाने वाला, क्लियर, चलाने वाला ही तो शक्तिशाली होगा। चलाने वाला में जज भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, क्लियर, मीडिया वाले भी हो सकते हैं, इस तब तो। स्वॉर्ड तलवार चलाने वाले को योद्धा कहेंगे, तो वो तलवार से संबंधित जो व्यक्ति होगा उस, ठीक है, उसके लिए आया है। पेन चलाने वाले से संबंधित जो होगा उसके लिए आया है। इस तरह से एसोसिएटेड, क्लियर रहेगा तो सीधे सीधे उसमें मेटोनिमी अलंकार होगा, लक्षण अलंकार। अगला देखिए, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था। आप शेक्सपियर के सामने पढ़े तो आप कह रहे हो कि मैं शेक्सपियर को पढ़ लिया, मिल्टन को पढ़ लिया। आप शेक्सपियर को पढ़ते हो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ते हो? शेक्सपियर को पढ़ रहा था मतलब मैं शेक्सपियर के सानेट को पढ़ रहा था या उनके ड्रामा को पढ़ रहा था, ऐसा कुछ भी, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो मतलब शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर की रचनाएं जो है शेक्सपियर से संबंधित है, क्लियर, शेक्सपियर से संबंधित रचनाएं इस तरह से एसोसिएटेड है कि नहीं। इस तरह की भाषा का यूज अलंकार में जो होता है उस अलंकार को हम कहते हैं मेटोनिमी। क्लियर हो गया? चलिए, इसी तरह के वाक्य आएंगे, कह देगा कौन सा अलंकार है तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें मेटोनिमी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सभी अलंकार के बारे में जानते रहोगे तो क्लियर हो गया। अगला देखते हैं सीनेक्डकी अलंकार, ठीक है। अगला अलंकार का क्या नाम है? सीनेक्डकी। सीनेक्डकी अलंकार, तो इसका मतलब होता है उपलक्ष्य अलंकार। उपलक्ष्य अलंकार होता है इसका हिंदी। देखिए, इन सीनेक्डकी में पार्ट इज यूज्ड, पार्ट माने अंश होता है, अंश इज यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है अंश का। टू शो, अंश के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? शो माने दिखाने के लिए, द होल माने पूर्ण, कहने मतलब अंश पूर्ण को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग। आर होल टू ए पार्ट, अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। सीनेक्डकी अलंकार में क्या होता है? उपलक्ष्य अलंकार में अंश के लिए पूर्ण और पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। किसी चीज़ का अंश है तो उसके लिए पूर्ण का प्रयोग किया जाएगा, और पूर्ण है तो अंश का प्रयोग। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। तो अब पूछ लिया जाएगा पेपर में कि कौन सा अलंकार है जिसमें पार्ट इज यूज्ड एज ए होल, होल इज यूज्ड एज ए पार्ट कहा जाता है, तो नाम बताना पड़ेगा सीनेक्डकी, बस इतना ही याद करना है, क्लियर। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, गिव अस हमें दो, दिस डे माने इस दिन, आवर डेली ब्रेड हमारा डेली ब्रेड माने डेली का जो रोटी होती है, मतलब भोजन। इस दिन हमारा दैनिक रोटी दे दो। दैनिक रोटी का मतलब क्या? भोजन। अब रोटी क्या है? भोजन का एक पार्ट है ना, तो लेकिन भोजन ना कह के केवल रोटी कह दिया कि भैया रोटी दे दो, रोटी मिल जाएगी, मतलब क्या? भोजन मिल जाएगा, क्लियर। रोजी रोटी के लिए आदमी कमाता है, रोटी का मतलब क्या? भोजन के लिए, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ ब्रेड में जो है, डेली ब्रेड में सीनेक्डकी अलंकार छिपा हुआ है, क्योंकि मतलब गिव अस दिस डे हमें दे दो इस दिन का, और डेली ब्रेड हमारा दैनिक भोजन, दैनिक रोटी, इस दिन का हमारा दैनिक रोटी दे दो, मतलब क्या? हमारा भोजन दे दो। अब समझ गए ना, भोजन का ही पार्ट है रोटी, तो रोटी का प्रयोग होल पूरे भोजन के लिए लिख दिया गया है ना, भोजन ना कह के। इस तरह की लेखक अलंकारिक भाषा यूज करता है, क्लियर। ये सब जानते रहोगे तो आपको पोएट्री का भी अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा, कहीं अलंकारिक बात आ जाए। अगला, ए फ्लीट ऑफ 50 सेल, 50 यात्री का फ्लीट माने होता है बेड़ा, समूह, नाविकों का समूह जो होता है, जहाजी बेड़ा होता है, उसको कहते हैं फ्लीट। तो 50 सैनिक जो है लेफ्ट द हार्बर, हार्बर माने क्या होता है? बंदरगाह, बंदरगाह को छोड़ दिए, ठीक है। 50 जो है सेल में से जल पर यात्रा करना, जल पर यात्रा करने वाले जहाज का बेड़ा जो है हार्बर से छूट गया है, मतलब क्या? अब ये बताओ, तो 50 यहाँ क्या जहाज, ठीक है, 50 यात्रा करने वाले जहाजी बेड़ा जो है छूट गया, मतलब क्या है कि यहाँ जहाजी बेड़ा किसके लिए लगा है? नाविकों के लिए लगा है। 50 मतलब नाविकों की, 50 नाविक लोग थे, अपने जहाज लेकर वो क्या किए हैं? छूट गए हैं, क्लियर, हार्बर से। तो यहाँ फ्लीट ऑफ 50 सेल में जो है का प्रयोग जो है शिप के लिए हुआ है, जहाजी बेड़ा मतलब जहाजें जो है, क्लियर, वो जो है नाविकों के साथ क्या है? छूट गई है।
सी नेगेटिव ये लगा। अब यहाँ क्या है कि जहाजी बेड़ा कब आएगा बता। जहाजी बेड़ा जब जहाज रहेंगे तभी तो उसका बेड़ा आएगा, मतलब पूरा समूह आएगा। तो यहाँ होल का पार्ट के रूप में यूज कर दिया गया। क्लियर। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स आगे है सभी सबसे अच्छे मस्तिष्क इन यूरोप में कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल नहीं कर सके। यूरोप में सभी सबसे अच्छे मस्तिष्क समस्या का हल नहीं कर सके। मस्तिष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया? माइंड, व्यक्तियों के लिए किया गया है। ब्रेन्स मीन्स होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, बुद्धिमान लोग। क्लियर। मान लीजिए यहाँ समस्या है कोई यूरोप में और उसको सभी जो सबसे अच्छे दिमाग वाले थे, दिमाग का मतलब दिमाग वाले व्यक्ति यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, वो इसका प्रयोग नहीं कर सके। अब यहाँ व्यक्ति के लिए व्यक्ति ना लिख के डायरेक्ट लिख दिएगा ब्रेन। ब्रेन क्या है? व्यक्ति का एक पार्ट है, तमाम शरीर के अंग होते हैं उसमें से एक दिमाग भी होता है ना। तो यहाँ पार्ट का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया? तो कौन सा अलंकार होगा? सी नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट अगला अलंकार है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। विशेषण विपर्यय इसकी हिंदी होती है, विशेषण विपर्यय, विशेषण विपर्यय। क्लियर। ये मतलब क्या होता है? इन ट्रांसफर्ड एपिथेट विशेषण विपर्यय में द एपिथेट, क्लियर, एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड। एपिथेट मतलब वही विशेषण होता है। ट्रांसफर्ड मतलब विपर्यय, विपर्यय मतलब वही ट्रांसफर कर देना। इज समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी ट्रांसफर्ड माने ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर। विपर्यय उसका कर दिया जाता है। फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग, किसी व्यक्ति से चीज़ के लिए। क्लियर। कुल मिला के इतना जान लो, ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता क्या है? कोई भी विशेषण जो व्यक्ति के लिए लगना चाहिए वो वस्तु के लिए लग जाता है। व्यक्ति से ट्रांसफर करके कहाँ लगा दिया जाता है? वस्तु के लिए लग जाता है। तो इसीलिए उस लाइन में तब अलंकार हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। अब इसमें यही पूछ लिया जाएगा कि किस अलंकार में एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग। क्लियर। तो आपको बता देना पड़ेगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर। अगर परिभाषा से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, नहीं तो लाइन दे देगा, कह देगा, पहचानेगा। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आया? परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लाउमैन है। तो ये स्पेलिंग गलत है कि इंटर में आप लोग पढ़ रहे हैं INLG रिटेन इन ए कंट्री चर्च, और उसी की लाइन है ये पहले स्टैंडर्ड की। PLOUGS, यहाँ W काट के आप OUGS बना लीजिए। हाँ, प्लाउमैन, प्लाउ माने हल होता है ना, PLOUGS होता है, मैन जोड़ दो, हलवाह यानी हल चलाने वाला यानी कि किसान। क्लियर। जो मतलब किसान जो है, होम वर्ड माने घर की तरफ, प्लाट्स माने होता है पैर को घसीट कर चलना, वियरी वे माने थका हुआ रास्ता। क्लियर। किसान जो है थका हुआ होने के नाते घर की तरफ का रास्ता पकड़कर जो है चलता है। क्लियर। अब यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें अलंकार है। कैसे है देखो, वियरी वे में ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार है। क्लियर। प्लाट्स माने पैर को घसीट कर चलना। वियरी वे माने क्या होता है? थका हुआ रास्ता। अब ये बताए रास्ता थकता है कि आदमी थकता है? आदमी थकता है ना। तो लेकिन यहाँ रास्ते को बताया गया थका हुआ रास्ता। तो यहाँ आदमी के लिए जो एडजेक्टिव लगना चाहिए वियरी, प्लाउमैन के लिए, मतलब वियरी प्लाउमैन कहा जाता तो कुछ अच्छा लगता है, थका हुआ किसान। लेकिन प्लाउमैन के साथ वियरी का प्रयोग ना करके, क्लियर, आपको कर दिया गया क्या? वे, रास्ते के साथ लग दिया है। इसीलिए इसमें एडजेक्टिव का क्या हो गया? एपिथेट का ट्रांसफर्ड कर दिया गया। प्लाउमैन के साथ ना लगा के वे के साथ लगा दिया गया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। बात समझ में आ रहा है ना बेस्ट तरीके से? तो थका हुआ रास्ता, रास्ता नहीं थकता, आदमी थकता, किसान थकता, लेकिन यहाँ रास्ता थक रहा है। तो वियरी आपका एडजेक्टिव। अगला देखते हैं। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, वह एक नींद रहित रात बिताया। अब बताइए, ही पास्ट हुआ बिताया, स्लीपलेस माने क्या होता है? नींद रहित, नाइट माने रात। अब ये बताए नींद रहित रात होती है कि नींद रहित व्यक्ति होता है? व्यक्ति होता है। जैसे कोई आदमी है रात भर नींद नहीं आई तो कहें मैं आज रात भर नींद रहित रहा। क्लियर। लेकिन यहाँ नींद रहित रात है, तो रात एक आदमी नहीं है, लेकिन उसके लिए एडजेक्टिव मैन वाला लगा दिया।
अब मतलब कि स्लीपलेस मैन तो होता है लेकिन नाइट नहीं होती है। क्लियर? नींद रहित रात, नींद रहित व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति वाला एडजेक्टिव लगा दिया गया है वस्तु के लिए, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है स्लीपलेस नाइट में? तुरंत स्लीपलेस नाइट देखो तो बता दो, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए लैकी पर्स प्रेजेंटेड, ठीक है ना, एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ टी। अब देखिए ऑब्सिक्यूअस माने क्या होता है? चापलूस होता है, या दूसरों की जो तलवे चाटे, क्लियर, झूठी प्रशंसा करने वाला, ठीक है, उसको ऑब्सिक्यूअस कहते हैं। कप माने प्याला, ऑफ काफ़ी माने। तो अब यहाँ क्या है, लैकी ने ए लैकी प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया ऑब्सिक्यूअस कप, चापलूस कप प्रस्तुत किया। अब बताइए चापलूस कप होता है, चापलूस व्यक्ति होता है? इसमें ऑब्सिक्यूअस कप में आपका कौन सा अलंकार छिपा हुआ है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या कि सुनो, ऑब्सिक्यूअस कप, ऑब्सिक्यूअस माने चापलूस व्यक्ति होता है, ना कि कप होता है। क्लियर? इसलिए व्यक्ति के लिए जो लगना चाहिए एडजेक्टिव वो किसके लिए लगा है? वस्तु के लिए लगा है ना, तो इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो आप शब्द को पकड़ लीजिए, बस अर्थ नहीं भी आ रहा है, जिसमें अलंकार है वो उसको आप जानो। ठीक, अगला देखते हैं। अगला शब्द है लिटोटीज। अगला अलंकार हमारा क्या है? लिटोटीज अलंकार। लिटोटीज माने होता है पर्याय योक्ति अलंकार, पर्याय योक्ति अलंकार। चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार होता है। इन लिटोटीज, लिटोटीज में ए निगेटिव एक्सप्रेशन, एक नकारात्मक अभिव्यक्ति, इज मेड की जाती है, टू सजेस्ट सुझाव देने के लिए, ए स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस, एक मजबूत, स्ट्रांग है STRONG, क्लियर, स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस, अफर्मेटिव माने सकारात्मक, सेंस माने भाव। तो हो जाएगा लिटोटीज में एक नकारात्मक अभिव्यक्ति मजबूत ढंग से सकारात्मक भाव का सुझाव देने के लिए की जाती है। क्लियर? लिटोटीज में होता क्या है कि कोई निगेटिव बात रहती है वो जो है अफर्मेटिव सेंस का देती है। कौनो बात निगेटिव कहा जाएगा लेकिन वो रहेगा क्या? अफर्मेटिव सेंस देगा। जैसे उदाहरण, आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मीन माने होता है तुच्छ, मीन पीपुल माने तुच्छ लोग होता है ना, तो मतलब मैं किसी तुच्छ शहर का व्यक्ति नागरिक नहीं हूँ, मैं किसी तुच्छ शहर का नागरिक नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं किसी ग्रेट शहर का नागरिक हूँ, महान शहर का, बड़े शहर का नागरिक हूँ। अब समझ गए ना? जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, क्लियर, ये सब बड़े जो शहर हैं उसका नागरिक हूँ। बात समझ गए ना? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तमाम से फेमस जगहों का नागरिक हूँ। अब समझ गए ना? मैं किसी तुच्छ, अगर कोई आदमी कहेगा मैं कोई तुच्छ शहर का आदमी नहीं हूँ तो इसका क्या मतलब है? वो कहना चाहता है मैं किसी बड़े शहर का नागरिक हूँ, महान शहर का। दूसरा वाक्य देखिए और समझ में आएगा। यू आर नो फूल मैग्नस। मैग्नस माने होता बहुत बड़ा, क्लियर। तो तुम कोई बहुत बड़े मूर्ख नहीं हो, क्लियर, तुम कोई बहुत बड़े मूर्ख नहीं हो, कहने मतलब तुम छोटे मोटे मूर्ख, क्लियर। बहुत बड़े मूर्ख नहीं हो कहने मतलब छोटे मूर्ख हो, ज़्यादा मूर्ख नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मूर्खता नहीं है, क्लियर। तो तुम कोई बहुत बड़े मूर्ख नहीं कहने मतलब तुम छोटे मूर्ख हो, ठीक, थोड़े मूर्ख हो। अगला है आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं हुआ हूँ। अब कोई कहेगा मैं थोड़ा, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, कहने मतलब मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ हूँ, क्लियर। तो इस तरह से मतलब ये क्या है, इसी को, इसलिए इसको हम हाइपरबोली का अपोजिट भी कहते हैं। हाइपरबोली में कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं, निगेटिव का प्रयोग करके उसको थोड़ा कर दिया जाता है, समझ गए ना। मतलब उसको थोड़ा सिंपली कह दिया जाता है, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं वर्णन किया जाता है, क्लियर। लेकिन भाई बात पर जोर देने के लिए इस तरह के प्रयोग भी लेखक या यानी कवि लोग करते हैं अपनी कविताओं में। अब चलिए देख लेते हैं अगला अलंकार हमारा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स माने होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन माने भी विरोधाभास होता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको, इसलिए कहते हैं पैराडॉक्स क्या है उसको जानो, क्लियर। दोनों में डिफरेंस। पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट, विरोधाभास एक ऐसा कथन होता है विच लुक्स जो दिखाई पड़ता है, एब्सर्ड माने क्या होता है, असंगत,
एंड कंट्राडिक्टरी है, CONTRADICTOR। कंट्राडिक्टरी माने होता है विरोधाभास, विरोधी। बट इज वेल फाउंडेड, लेकिन अच्छे ढंग से फाउंडेड माने वो आधारित होता है, क्लियर, बना होता है। तो विरोधाभास एक ऐसा कथन होता है जो असंगत तो दिखता है, असंगत और विरोधी दिखता है, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बना होता है, क्लियर, फाउंड में बनावट या आधार बहुत अच्छे ढंग से वो एक दूसरे से आधारित होता है। अब देखिए क्या है विरोध, सुनो, पैराडॉक्स किसे कहते हैं? जैसे कोई बात हम ऐसी करते हैं, बात ही हमको काटती है, इसके नहीं कैसी बात करें, बात ही काट रही है, तो पैराडॉक्स विरोधी बात। जैसे एग्जाम्पल, लेकिन करना मतलब लेकिन वो गहराई से देखोगे तो अच्छे ढंग से वो फाउंडेड होती है, ठीक है, आधारित होती है बात। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहाँ देखिए बच्चा बाप का बाप होता है, बच्चा पिता मैन व्यक्ति का बाप होता है। तो बताइए बच्चा व्यक्ति का बाप होता है तो विरोधाभास है कि नहीं है? अरे बाप बच्चे का बाप होता है तो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन बच्चा चाइल्ड इज बच्चा होता है, क्या होता है? फादर ऑफ मैन, मनुष्य का पिता, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। तो ये बात ही अपने आप में काट रही कि नहीं काट रही है? कुछ मतलब विरोधी लग रहा है कि नहीं, उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि बच्चा व्यक्ति का बाप होता है। अब बाप मतलब व्यक्ति बच्चे का बाप होता है, ये तो बात सही थी, लेकिन विरोधी होगी कि नहीं होगी? इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरॉन, हाँ ऑक्सीमोरॉन नहीं सॉरी पैराडॉक्स होगा। देखिए लेकिन ये लेखक कह रहा है कि लेकिन ये अच्छे ढंग से फाउंडेड होता है, कैसे होता है उसको लेखक जान रहा है, कभी जान रहा है कि क्यों ये लिखा है, वो आपको समझाएगा कि कैसे बच्चा व्यक्ति का बाप होता है, क्लियर। जब नहीं आप जानते रहोगे तो उसको आपको पैराडॉक्स ही कहेगा, क्लियर, काटने दौड़ेगी बात। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन को लिखे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं, वो जो है इस सेंस में लिखे हैं कि जैसे जो 3 साल तक के बच्चे की बात यहाँ किया गया है, क्लियर, जो 2.5-3 साल तक के बच्चे होते हैं वो इनोसेंस होते हैं, मासूम होते हैं, क्लियर, उनके अंदर गुड क्वालिटीज़ होती है, चोरी की भावना नहीं होती है, छिनैती की भावना नहीं, मतलब कोई भी बुरे क्वालिटीज उनके अंदर नहीं रहती। वो तो जब बच्चा बड़ा होता है, अन्य लड़कों के संपर्क में आता है, चोरी करना सीख लेता है, झूठ बोलना सीख लेता है, सब कुछ सीख लेता है ना, छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, क्लियर, वो मतलब एकदम ईमानदार रहता है, ठीक। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है कि 2 लोगों की बातें हैं, कहानी है कि एक लोग मतलब गलत काम किए थे, पुलिस उनको पकड़ने वाले आई थी, तो बच्चे से कहे कि बेटा अगर कोई आएगा पूछे तो बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो पुलिस आई तो पूछी तुम्हारे बेटा तुम्हारे पापा कहाँ, पापा का क्या नाम है बताया, कहाँ पर हैं? तो कहा कि पापा तो घर में ही हैं, कहे हैं कि कोई आएगा तो बता देना घर में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब बच्चे को क्या पता कि झूठ बोलना चाहिए हमको, क्लियर, वो गलत कुछ भी उसके अंदर नहीं भावना रहती है। इस तरह के बच्चे के लिए कहा गया है चाइल्ड इज फादर ऑफ, बच्चा बाप का व्यक्ति का बाप होता है। मतलब गुणों के मामले में क्वालिटेटिव तुलना किया गया है, यहाँ गुणात्मक तुलना किया गया है, ना कि शारीरिक तुलना किया गया है, समझ गए ना? इतना आप जानोगे तब जानोगे हाँ कैसे वेल फाउंडेड है, ठीक ना, वेल फाउंडेड मिल रहा है। पैराडॉक्स भी स्टोन वॉल्स कह रहे हैं कि पत्थर की दीवारें डू नॉट ए प्रिजन मेक, जेल नहीं बनाती हैं, पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती हैं। नार आयरन बार से क्रैग, ना तो आयरन माने लोहे की, बार्स माने, ठीक है, बार्क मतलब जो वही होता है, वैसे तो दर्रा होता है, घेरा भी होता है और रोकना भी होता है। क्रैग माने होता है पिजड़ा, क्लियर, ना ही जो है लोहे की जो छड़ें होती हैं वो पिजड़ा बनाती है। यहाँ आयरन बार्स मतलब लोहे की छड़ें, क्लियर। कह रहे हैं कि पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती हैं और ना ही लोहे की छड़ें पिजड़ा बनाती हैं, केज में पिजड़ा। अब ये बताइए कि ये भी बात एक हिसाब से विरोधी लग रही कि नहीं लग रही है? अब बताइए पत्थर की दीवार से जेल बन सकता है कि नहीं? पत्थर से भी तो जोड़ा जा सकता है दीवार, और लोहे की छड़ों से पिजड़ा बन सकता है कि नहीं? बन ही सकता है, लेकिन बता दिया गया विरोधी बातें हैं, क्लियर। तो विरोध बात ये थोड़ा सा बात अपने आप को काटने लग रही है, ठीक है, हजम कम हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार, ठीक है, पैराडॉक्स। लेकिन इसको जब गहराई से इसका पूरा सेंस समझोगे कब क्या कहना चाहता है तो आपको जो है वेल फाउंडेड लगेगा। देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, सो पुअर इतना गरीब, एज ए वेल्थी माइजर, जितना कि धनी कंजूस। अब बता रहे हैं कोई उतना गरीब नहीं है जितना कि धनी कंजूस। अब बताइए अगर धनी है तो कंजूसो है,
क्लियर। और वो गरीबों है बताया जा रहा है, तो धनी को गरीब भी बताया जा रहा है, कंजूस भी बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा बात का क्या विरोध है, क्योंकि मतलब कि धनी क्या होता है, अक्सर वो जो है कंजूस नहीं रहता है, और अगर कंजूस भी है तो गरीब नहीं रहता है, धनी रहता है ना। तो लेकिन ये थोड़ा बात का क्या विरोध किया गया, इसलिए विरोधाभास है, यानी पैराडॉक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीमोरॉन भी हम पढ़े थे, उसका भी मतलब पैराडॉक्स होता, तो हिंदी से नहीं जाना है, क्योंकि इंग्लिश में मीनिंग आपको समझना। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में अंतर क्या है उसको भी जान लो। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो अपोजिट शब्द एक साथ दिए रहते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ द थिंग्स आर पुट टुगेदर। क्लियर। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, नियमित रूप से अनियमित है। लव इज बिटर स्वीट, प्रेम कड़वा मीठा होता है। लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट दोनों आ गया। ही इज वाइजेस्ट फुल, बुद्धिमान मूर्ख है। तो मतलब तुरंत अपोजिट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। विरोधी बात है लेकिन तुरंत अपोजिट नहीं मिल रहा है, वो कोई स्टेटमेंट है, कथन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैराडॉक्स। आई होप समझ गए होंगे दोनों में अंतर। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो अगले दिन इसके बाद हम पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही डेली आपको, जब तक इस पूरी सीरीज़ खत्म नहीं हो जाएगी, आपको अलंकार पूरा तैयार करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।